सभी जनप्रतिनिधि, उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हम सभी लोग ये अभियान जो संविधान के हमारे 75 वर्ष संविधान गठन के पूर्व पूर्ण हुए हैं, उस अवसर पर इस अभियान को चलाने की आवश्यकता क्यों आई। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे देश का संविधान तो है, लेकिन हमें संविधान के प्रति ज्ञान ही नहीं है। और ज्ञान ही तो नहीं है तो ही तो आपने देखा कि जब एक चुनाव में कभी यह भी मुद्दा बन सकता था कि संविधान खतरे में है। आपने देखा होगा, हम लोग भी तो चुनाव लड़ते हैं। जब भी कोई भी चुनाव होता है, मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। जिस सरकार के खिलाफ हम चुनाव लड़ते हैं, उस सरकार की विफलताओं के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, उनकी विफलताओं को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते हैं। मुझे आज भी ध्यान में आता है कि सन 2014 का चुनाव, तो सन 2014 तक इस देश में 10 साल की कांग्रेस की सरकार थी। अब तक की देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार थी। बड़े बड़े घोटाले थे। उन घोटालों से एक देश का पूरा जनमानस एक इस तरीके से आंदोलित हो गया था। सरकार की बेईमानी, भ्रष्टाचार के कारण से महंगाई बढ़ गई थी। सरकार की भ्रष्टाचार, बेईमानी के कारण से आतंकवाद बढ़ावा हो रहा था। सरकार की बेईमानी, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आपने देखा होगा, जगह जगह माहौल खराब हो रहा था। दंगे, फसाद, इस देश का एक इस प्रकार का वातावरण हो गया था। उन सबके खिलाफ हम लोग चुनाव लड़े। हम लोगों ने एक वातावरण बनाया सरकार के खिलाफ। 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कितने सारे मुद्दे बनाकर हम लोग सड़कों के ऊपर आए। लेकिन उसके बाद फिर 10 साल हमारी सरकार आई। 2014 से लेकर लगातार 2024 तक चली नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सरकार में एक भी मुद्दा कोई इस प्रकार का बनने लायक ही नहीं था कि जो सरकार के किसी भी प्रकार से इस देश की जनता के खिलाफ कोई सरकार का कोई काम रहा हो। आप लोगों ने देखा होगा कि एक समय पर हम लोग जिस प्रकार से किसानों के लिए एक 3 कानून बनाने का काम हमारी सरकार ने किया था, ताकि हमारे देश में किसानों को समृद्धि आए। क्योंकि इस देश दुनिया का सबसे ज्यादा कृषि फसल उत्पादन करने वाला देश है। यहाँ के दुनिया में सबसे ज्यादा कृषक यदि कहीं है तो हिंदुस्तान में। तो आखिर इनका भाग्य बदले, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने 3 कानून पास किए थे। लेकिन उसके खिलाफ भी आपने देखा इस देश के कुछ लोगों ने, खासकर वो अपने आप को झूठा किसान साबित करने वाले, जो किसानों के अधिकारों को खाते हैं, जो किसानों के अधिकारों को लूटते हैं, ऐसे लोगों ने किस प्रकार से उसको एक आंदोलन में बदलकर और कुछ मुद्दे को ही हाईजेक कर लिया। और फिर आखिर में इस देश की, चूंकि देश में सौहार्द बना रहे, देश में शांति बनी रहे, अशांति ना हो, किसानों के नाम पर कोई देश में दुर्घटनाएं ना हो, इन सारी बातों से बचते हुए कि सही समय पर फिर इसको देखा जाएगा, प्रधानमंत्री जी ने वो मुद्दे वापस ले लिए थे। लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा है कि प्रधानमंत्री जी ने कोई मुद्दा इस प्रकार का दिया ही नहीं कि जिससे देश की जनता आंदोलित हो। और जिस प्रकार से उन्होंने काम किए, समाज के हर वर्ग को छुआ, चाहे वो गरीबों के दरवाजे पर शौचालय बनाने का काम हो, गरीब का पक्का मकान बनाने का काम हो, उसको इलाज कराने की व्यवस्था हो, हर घर तक जल पहुंचाने की व्यवस्था हो। तो कुल मिलाकर एक इतने सारे काम हो, काम के आधार पर आमजन को कैसे लाभ हो, और हमारी सरकार ने काम किया। और भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस के आधार पर काम करने का ही नतीजा है कि एक भी मुद्दा आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ विपक्ष के हाथ में आया ही नहीं। तो फिर क्या लाए? झूठ। क्या? चूंकि 400 पार का नारा हुआ, तो 400 पार के नारे को जोड़ते हुए कि भाजपा को संविधान को ही बदल देगी, भाजपा आरक्षण को खत्म कर देगी, इस प्रकार की बातें फैलाकर देश के जनमानस को गुमराह करने का काम यह हमारे देश के विपक्षी ने किया, कांग्रेस ने किया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया। इसलिए मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज जिस प्रकार से आपने देखा कि लोग हमारे संविधान के, आखिर हमारा संविधान है क्या, और संविधान को सही मायने में संविधान को अपमानित करने का काम किसने किया? हमने किया या कांग्रेस ने किया? इस देश में लंबे समय तक तो कांग्रेस ही रही है। हम लोग तो आज 10 साल ये हो गए, उससे कुछ समय का शासन अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन रहा था तो उस समय पर 18 बार उन्होंने संविधान में संशोधन किया।
कुल मिलाकर मोदी जी ने अब तक लगभग 7 बार संविधान में संशोधन किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक आजादी के बाद इस देश में संविधान का संशोधन कुल 108 बार हुआ है, और 108 बार में भाजपा ने तो केवल 25 बार ही संशोधन करने का काम किया, और शेष काम जो किया है वो निश्चित रूप से आपने देखा किसने किया, वो कांग्रेस की सरकारों में उस प्रकार से काम हुआ है। इसलिए मित्रों, इस बात को बताने की आवश्यकता है कि हमने जो संशोधन किए वो इस देश में पिछड़ों को, अनुसूचित वर्ग के लोगों को सम्मान के लिए, उनको लाभ दिलाने के लिए, उनको हकों को, उनको जिस प्रकार से जिन हकों से वो वंचित थे उनको पूरा कराने के लिए। आपने देखा होगा, चाहे वो धारा 370 हो, वो धारा 370 से किसका लाभ हुआ है? वो धारा 370 से कश्मीर में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का लाभ हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि धारा 370 वहां से क्यों लगाई गई? उसको इस्लामिक राज्य था वहां के ऊपर आरक्षण न मिलने पावा हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को, वहां के ऊपर आरक्षण न मिलने पावा अनुसूचित जनजाति के लोगों को। पूरे देश में आरक्षण मिल रहा था, लेकिन कश्मीर के भीतर धारा 370 लागू होने के कारण से कश्मीर में रहने वाले वो तमाम सारे वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण नहीं मिलता था। और वहां पर इस प्रकार की स्थिति थी कि यदि कोई सफाई कर्मचारी का बेटा यदि पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो सफाई कर्मचारी ही रहना पड़ेगा। इसलिए धारा 370 को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान में संशोधन करते हुए किया। और आज हम गर्व के साथ में इस बात को कहते हैं कि हमारे कारण से धारा 370 को हटाने के कारण से आज वहां कश्मीर के भीतर भी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहनों को आरक्षण मिलने लगा है। और मुस्लिम बाहुल्य सीटों से भी मित्रों वहां के ऊपर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जीत कर आज इस बार विधायक बनकर आए हैं। इसलिए मित्रों, हमने संशोधन किया पिछड़े वर्ग का आयोग बनाने के लिए। और आज पिछड़े वर्ग का आयोग बनाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, देश की आजादी के इतने वर्षों में पिछड़े वर्ग के नाम पर राजनीति तो करते थे, लेकिन कभी पिछड़े वर्ग का आयोग बनाने का काम नहीं किया। किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया मित्रों। और नहीं, पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का काम भी, चाहे वो नीट सहित और तमाम संस्थाओं में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का काम किसने किया? हमारी सरकार ने किया। इसलिए मित्रों, ये सब बातें जाकर बताने की आवश्यकता है। बाबा साहब, आज आपने देखा होगा एक संसद में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान, वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक फैशन बना लिया है कि बाबा साहब का नाम अम्बेडकर तो करते हैं कि कभी अम्बेडकर जी का सम्मान नहीं करते। वो अम्बेडकर को वोट दिलाने की मशीन मानते हैं, लेकिन अम्बेडकर जी ने जो काम किए थे उन कामों को कभी भी, उन कामों के लिए उनको धन्यवाद नहीं करते, और उसके लिए कभी भी उन अम्बेडकर जी को मानने का काम नहीं करते। एक नहीं, अनेकों उदाहरण है। आपने देखा होगा, अम्बेडकर जी पहली बार 1946 में सांसद चुने गए। और जब 1946 में सांसद कहां से चुने गए? वो 1946 में सांसद बंगाल की एक लोकसभा सीट से चुने गए, जो 47 में भारत के विभाजन के बाद बांग्लादेश में चली गई। मित्रों, उस सीट से सांसद चुनने के बाद, उस सांसद चुनाव वहां पर उनको सांसद चुनने का जिताने का काम किसने किया था? हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और उस समय के दलितों के देश के सबसे बड़े नेता जोगेंद्र मंडल जी ने बाबा साहब को वहां लड़ाया, और लड़ाया नहीं, वहां के ऊपर से चुनाव जिताया। लेकिन उसके बाद जब 1947 में देश का विभाजन हो गया, और जब देश का विभाजन हो गया तो उस समय पर पाकिस्तान अलग हुआ। जो आज बांग्लादेश जिसको हम बोलते हैं, उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था। वह सीट, जिस सीट से बाबा साहब जो सांसद थे, लेकिन आपने देखा होगा वो पाकिस्तान के साथ नहीं गए, जबकि जोगेंद्र मंडल जी पाकिस्तान के साथ चले गए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हिंदुस्तान में ही रहे। और जब हिंदुस्तान में रहे तो उसके बाद में जिस प्रकार से हिंदुस्तान की सरकार के वो पहले कानून मंत्री भी बने, और वो हिंदुस्तान की सरकार के पहले कानून मंत्री बनने के बाद में जिस प्रकार से संविधान कमेटी के अध्यक्ष भी बने, संविधान को, भारत के संविधान की रचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका बाबा साहब ने निभाई। और इतना ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनको चुनाव लड़ाने का अवसर आया, उपचुनाव वो लड़े जैसे बंबई में, और जब वो उपचुनाव लड़े तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज आपने देखा होगा कोई भी उपचुनाव होता है, उपचुनाव में कभी कोई प्रधानमंत्री वोट मांगने नहीं जाता है। आपने देखा होगा अभी उपचुनाव हमारे उत्तर प्रदेश में भी हुए,
उपचुनाव लोकसभा के उपचुनाव भी होते हैं, लेकिन कभी आपने देखा कि कोई प्रधानमंत्री मोदी जी आपने कभी उपचुनाव में वोट मांगने गए? कभी मोदी जी उपचुनाव में वोट मांगने ने आज तक देश में कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, कोई भी लोकसभा का चुनाव हुआ हो, कभी कोई देश का प्रधानमंत्री उपचुनाव में कभी वोट मांगने ही नहीं गया। लेकिन उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबा साहब अम्बेडकर जी को हराने के लिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार गए, उनको चुनाव हराया और चुनाव हराए नहीं उस प्रकार के जिस प्रकार के उस समय के अखबार कहते हैं, उस समय की मीडिया जो बोलती है कि धांधली करके बाबा साहब को लोकसभा का चुनाव हराने का काम इस कांग्रेस ने किया। क्या बोलते हैं? बाबा साहब का सम्मान करने की बात करते हैं। जीते जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न, श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न, राजीव गांधी को भारत रत्न और तमाम बाबा साहब को जीते जी भारत रत्न तो छोड़ो, पद्म पुरस्कार देने का भी काम इन कांग्रेसियों ने नहीं किया और यह बाबा साहब के सम्मान की बात करते हैं। इसलिए मित्रों, आप सबने देखा होगा, इन्होंने संविधान का संशोधन केवल वोट के लिए किया। हमने संविधान का संशोधन पिछड़े दलितों को अधिकार दिलाने के लिए किया, लेकिन इन्होंने संविधान में संशोधन केवल वोट के लिए किया। आपको याद होगा मित्रों, सन 1984 की वो घटना, वो एक मुस्लिम गरीब महिला, बूढ़ी महिला, जो साहबानों ने जिसे 3 तलाक के खिलाफ जब कोर्ट में अपील की और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उसको गुजारा भत्ता देने का आदेश किया भारत के संविधान के आधार पर, क्योंकि भारत का संविधान किसी को बंटवारे के आधार पर नहीं देखता, सब कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब भारत के संविधान में बराबर है। महिला को महिला की भूमिका में देखा जाता है, महिला को हिंदू मुसलमान की भूमिका में नहीं देखा जाता है। और उसको भारत के संविधान के अनुसार, आपने देखा होगा उस समय के ऊपर हमारे देश में कानून के अनुसार और उस समय पर साहबानों को अपना गुजारा भत्ता के लिए आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। लेकिन मित्रों, दसियों लाख की भीड़ मुसलमानों की देश की सड़कों के ऊपर उतर आई और सड़कों के ऊपर उतर कर राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री के ऊपर प्रेशर डाला गया कि हम ये हमारे शरिया के आधार पर या 3 तलाक का हमारा यहाँ 3 तलाक की मान्यता है और 3 तलाक के आधार पर उसको गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। और आपने देखा होगा उस समय पर संविधान का संशोधन किया गया। 1984 में साहबानों के इस प्रकरण में राजीव गांधी जी ने संसद का सत्र बुलाकर और वहां के ऊपर उस संविधान को बदलने का काम किया। मैंने भारत के संविधान के ऊपर शरिया का कानून को तरजीह देने का काम किसने किया? इन कांग्रेसी बेईमानों ने किया। बाबा साहब ने कहा था, जब देश में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, ये सब बराबर है, सबको समानता का अधिकार मिला, सबको वोट डालने का अधिकार मिला। तो मित्रों, एक पर्सनल लॉ वोट फिर कहां से आ गया? हिंदुओं के भी तो कानून है, लेकिन हिंदुओं के कानून को तो मान्यता नहीं मिली, लेकिन मुसलमानों का पर्सनल लॉ वोट क्यों लागू हो गया? और उसके बाद शरिया के आधार पर 3 तलाक तो मानोगे, लेकिन शरिया के आधार पर चोरी का कानून फिर क्यों नहीं मानोगे? फिर तो तुम्हारे हाथ काट लेने चाहिए थे, हाथ काट लेने चाहिए। माने अपराध में शरिया लागू नहीं होगी, लेकिन देश के संविधान को कुचलने का काम किया जाएगा। इसलिए मित्रों, ये सब बातों को बताने की आवश्यकता है, घर घर जाने की आवश्यकता है। इसलिए मित्रों, आज हमारे देश में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से एक बंटवारा चल रहा है, एक समाज को जातियों में बांट दो। आपने देखा होगा तमाम सारे लोग सोशल मीडिया के आधार पर, तमाम सारे नेता वो हिंदुओं को नेता हिंदुओं को ही गाली देने में जुटे हुए हैं। वो पर्टिकुलर जात समाज के लोग बन जाते हैं, हिंदुओं को एक दूसरे में लड़ाने की बात करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात करते हैं। लेकिन कभी बात करते हैं कि चाहते हिंदू तो बढ़ जाए, लेकिन मुसलमान एकजुट बना रहे। नहीं तो आप बताओ, आप सबने देखा होगा, मैं तो उदाहरण के लिए बोलता हूं, जो लोग भी बोलते हैं अगला पिछड़ा ऊंच नीच दलित, ये सब बातें जो करते हैं, आप मुझे बताओ इस देश में कोई भी एक नरसंहार बताओ जो जाति आधार पर हुआ हो? बता सकता है क्या? कोई बता सकता है कभी अगले ने पिछड़े को मार दिया हो, उसका नरसंहार कर दिया हो? कोई बता सकता है कोई दलितों ने कोई पिछड़ों को नरसंहार किया हो, अगलों ने दलितों का नरसंहार किया हो, दलितों ने पिछड़ों का नरसंहार किया हो, पिछड़ों ने अगलों का नरसंहार किया हो? कोई बता सकता है क्या? लेकिन अनेकों उदाहरण है इस देश में मुसलमानों ने हिंदुओं का नरसंहार किया, हिंदुओं का नरसंहार किया। और नरसंहार हिंदुओं का नहीं हुआ, जातियों का नरसंहार हुआ है। और वह चाहे कोई भी जाति रही हो। उदाहरण के तौर पर मित्रों, आज बांग्लादेश में जनसंहार हो रहा है, किसका नरसंहार हो रहा है? वहां के ऊपर जातियों को अगर हम बांट कर देखेंगे, वैसे तो नरसंहार हिंदुओं का हो रहा है, लेकिन जब जातियों में बांटोगे तो वहां दलितों का नरसंहार हो रहा है। मित्रों, वहां दलितों का नरसंहार हो रहा है।
इसलिए मित्रों इस बात को समझना होगा, संविधान के नाम पर हमको बांटने के जो लोग जो प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मित्रों जाकर नीचे बताने की आवश्यकता है, घर घर जाकर समझाने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इस देश में लंबे समय तक शासन करने के लिए, इस देश में आजादी के बाद भी जिस प्रकार से इस देश के इस्लामीकरण किया गया, इस देश के साथ छेड़छाड़ की गई, और वो छेड़छाड़ किस प्रकार से हुई आपने देखा होगा। अभी जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय पर जो शिक्षा मंत्री भारत सरकार के कपिल सिब्बल हुआ करते थे, तो उस समय पर हमारे एक बड़े दलित नेता भारतीय जनता पार्टी के श्री गहलोत जी, जो क्या नाम था उनका, नहीं, वो मेरा नाम उनका मिस हो जाता है, अरे नहीं भाई, वो जो मोदी जी की पिछली सरकार में वो बने थे, क्या नाम, दिव्यांग मंत्री थे, राज्यपाल बन गए थे, जो गहलोत जी टोपी लगाते थे हिमाचल प्रदेश, हाँ शायद। अब तो मतलब उनका अच्छे बड़े हमारे नेता, उन्होंने इस बात को संसद में उठाया, बाकायदा उन्होंने दिखाते हुए किताब एनसीईआरटी की किताब में एक कार्टून छपा था। वह कार्टून पे क्या छपा था? वह कार्टून में छपा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक घोघे के ऊपर बैठे हुए हैं और पीछे से पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको हंटर मार रहे हैं। मित्रों, ये साक्षात एनसीईआरटी की किताब में छपा था। तो बताओ, आज यह लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के विरोधी है। इसलिए मित्रों, इन बातों को बताने की आवश्यकता। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी, आपने देखा होगा जब यह समाजवादी पार्टी अभी जब बाबा साहब के सम्मान के नाम पर जिस दिन प्रदर्शन कर रहे थे, इनकी आंखों से मक्कारी टप 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 के चू रही थी, साफ दिखाई पड़ रही थी कि यह मक्कार बाबा साहब के सम्मान के लिए आए हैं। ये जब बाबा साहब के सम्मान के नाम पर फोटो लहरा रहे थे, तो मेरी आंखों में वो पिक्चर चल रही थी सन 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी और कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव मेडिकल कॉलेज था और उसका बोर्ड जो जीटी रोड के ऊपर तिरवा क्रॉसिंग पर लगा था, यही मक्कार उस बोर्ड को तोड़कर पैरों से कुचलकर उसके ऊपर पेशाब कर रहे थे। या बाबा साहब को सम्मान। और जिस प्रकार से आपने देखा था अखिलेश यादव जो आज बाबा साहब के सम्मान की बात करता है, पीडीए की बात करता है, यही मुख्यमंत्री बनते पहले कैबिनेट की बैठक में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम मेडिकल कॉलेज से बदल दिया था। मित्रों, इन मक्कारों को जो केवल आज बाबा साहब को एक वोट की मशीन मान लिए हैं, जिस प्रकार से देश के दलितों को गुमराह करने का जो प्रयास किए हैं और गुमराह करके जिस प्रकार से आपने देखा होगा, आज वही लोग जो मीम भीम की बात करते हैं, वह मीम भीम की बात करने वालों को भी समझाना होगा कि मीम की हैसियत यदि तुमने देखनी है तो मीम ने भीम के साथ में क्या किया, जाओ बांग्लादेश में देखो, मीम ने भीम के साथ में क्या किया, जाओ पाकिस्तान में देखो, और पाकिस्तान और बांग्लादेश में ना देखो, चले आओ तो उमरन में देख लो, और कहीं देखना है तो कन्नौज जाओ और जाओ बालापीर में देख लो। ये सब बताने की आवश्यकता है। किस प्रकार से चार गुंडे खड़े, बोला ना हम बोला, अभी यही बोला आपने भैया, यही बोला। इसलिए मित्रों, इस बात को बताने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आज हमारे उमरन में दलितों के साथ में वहां के ऊपर इनके देवता उमराव देवता का जिस प्रकार से वहां के ऊपर स्थल था, उस स्थल पर कब्जा कर लिया मुसलमानों ने। आप बताओ, कोई समाजवादी पार्टी का या पीडीए चिल्लाने वाला आएगा, बोलेगा मित्रों? कभी नहीं बोलेगा। और वही इसी प्रकार से हमारे बालापीर में वो फर्स्ट मोहल्ला में वहां कोरी समाज के लोग यहाँ के ऊपर अधिकतम जिनकी जनसंख्या है, और वहां समाजवादी पार्टी के शासन में यही कैस खान जिसका घर आज बुलडोजर से तोड़ा गया। मित्रों, इसी ने वहां के ऊपर दलितों के द्वारा बने हुए मंदिर पर कब्जा करने का काम किया। मित्रों, किस प्रकार से कितने लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए मित्रों, यह संविधान को समझाने की आवश्यकता है। संभल में जो कुछ हो रहा है, क्या संविधान के अनुसार हो रहा है? आपने देखा किस प्रकार से हमारे पुरातन तमाम सारे संपत्ति को जिस प्रकार से जब्त कर लिया गया, वहां के ऊपर उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। अरे पूरी भावड़ी जो 12वीं सदी की बनी हुई थी, उसको ही कुछ प्रकार से मिट्टी में दबाकर उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। मित्रों, साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस देश में संविधान का सम्मान कौन कर रहा है और कौन संविधान को धीरे 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 डस रहा है। इसलिए मित्रों, घर घर जाकर बताने की आवश्यकता है, लोगों को समझाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें न करता हुआ इस बात को समझते हुए
कि देखो इस देश को यदि बचाना है तो हिंदुओं को बढ़ने से रोकना ही होगा। और मित्रों, यह काम कौन करेगा? समाजवादी पार्टी तो करेगी नहीं, वो तो आपको बांटने के लिए निकली है। तो जानती है कि इस देश में मुसलमान इकट्ठा रहे, हिंदू बढ़ जाए तो हम सत्ता में आ जाएंगे। वो कांग्रेस पार्टी वो तो बीड़ा उठा लिया है। वही आपने देखा होगा, जिस प्रकार से उनके बाप दादाओं ने जिस प्रकार से अम्बेडकर जी का अपमान किया, आज वह अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाने लगे। क्यों? क्योंकि मुसलमान इकट्ठा रहे, हिंदू बढ़ जाए, यह उनकी सोच है। इसलिए मित्रों, तमाम सारे देश में राजनीतिक दल हिंदुओं को बांटने के तमाम सारे कुत्सित प्रयास करेंगे, लेकिन हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास कौन करेगा? वह तो जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है, सिर्फ हमारे ऊपर है। क्योंकि यह तय है, यह देश तभी तक सुरक्षित है जब तक इस देश में हिंदू सुरक्षित है। न तो अगर आपस में जातियों में बढ़ जाओगे, एक एक करके सब निपट जाओगे, एक एक करके सब निपट जाओगे। मित्रों, बारिश सबकी आएगी। इसलिए इस बात को ध्यान कर रखना है, इस अभियान को आगे लेकर जाना है। और मैं यहाँ के ऊपर नवनिर्वाचित सभी हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं वो जिला प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी आग्रह करके कहना चाहता हूँ, पार्टी ने बहुत भरोसा करके आपको अध्यक्ष चुना है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी थोपी गई हो। आपने आवेदन किया और तमाम सारे आवेदकों में पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा किया। और जब पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा किया तो मित्रों, ये पार्टी कौन है? पार्टी हमारी मां है। आज सुब्रत पाठक जैसे न जाने कितने लोग घूम रहे हैं, सुब्रत पाठक से बड़े बड़े लोग घूम रहे हैं, लेकिन आज सुब्रत पाठक की यदि पहचान किसी ने बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मित्रों, आज आपको भी पहचान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पार्टी का मंडल अध्यक्ष बने हो तो हमको पार्टी के लिए जीना है। पार्टी को हमको जो पार्टी ने जो सोचकर हमको जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को हमें आगे लेकर जाना है। और आज मंडल अध्यक्ष, आज आपके काम की सफलता आपको कल जिला अध्यक्ष बना सकती है। इस भारतीय जनता पार्टी में ही आपके काम की सफलता आपको उठाकर कहां पहुंचा सकती है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और ये यहीं पर मौका है, दूसरे दल में मिल ही नहीं सकता। इसलिए मित्रों, आज आपको जो अवसर मिला है, इस अवसर का उपयोग करिए। और मैं तो यही कहूंगा कि दुनिया में कोई किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन कोई भी सुपूत कभी अपनी मां को धोखा नहीं दे सकता। आज पार्टी ने जो जिम्मेदारी आपको दी है, उसका आप निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। बंधुओं, जैसा